नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपकी यूनिट 4 है सेंट्रल फोर्स, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बाउंड एंड अनबाउंड ऑर्बिट। ठीक है, यानी बाउंड ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, और अनबाउंड ऑर्बिट क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बाउंड ऑर्बिट को पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे अनबाउंड ऑर्बिट को। तो बाउंड ऑर्बिट, बाउंड का मतलब बंद है ना, बंद ऑर्बिट को कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, बंद कक्षा आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो देखो बाउंड ऑर्बिट क्या होता है भाई। देखो ऐसा ऑर्बिट, क्लियर है, एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें एनर्जी जो है ऑर्बिटिंग बॉडी की। तो सबसे पहले समझो ऑर्बिटिंग बॉडी क्या है। ऑर्बिटिंग बॉडी का मतलब है कक्षीय वस्तु या कक्षीय पिंड, यानी जो कक्षा में गति कर रहा है। क्लियर है, देखो ये है, ये बंद है ना ऑर्बिट, ये जो कक्षा है ये बंद है। तो इसमें जो बॉडी मोशन कर रही है इस कक्षा में, इस ऑर्बिट में, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है आपकी ऑर्बिटिंग बॉडी। ठीक है जी, तो ये वस्तु ही क्या कहलाती है, कक्षीय वस्तु या कक्षीय पिंड या ऑर्बिटिंग बॉडी। तो ये कोई ऑर्बिट है। ठीक है, अब इस ऑर्बिट को आप बाउंड ऑर्बिट कहेंगे यदि इस ऑर्बिट में, है ना, मोशन करने वाली जो ऑर्बिटिंग बॉडी है, ठीक है, जो ऑर्बिटिंग बॉडी है इसकी एनर्जी, ठीक है, यदि कैसी हो जाए, निगेटिव हो जाए। क्लियर है, तो यानी कि ऐसा ऑर्बिट जिसमें गति करने वाली जो पिंड है उसकी जो ऊर्जा है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऐसा ऑर्बिट क्या कहलाता है, बाउंड ऑर्बिट। क्लियर है, यानी वो ऑर्बिट जिसमें मोशन करने वाली है, जिसमें रिवॉल्यूशन करने वाली है ऑर्बिटिंग बॉडी, उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो, निगेटिव हो, तो ऑर्बिट कैसा होगा, बाउंड ऑर्बिट। क्लियर है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। ठीक है, और कुछ बातें बाउंड ऑर्बिट के बारे में मैंने लिखी हैं। तो ये जो ऑर्बिट है ना, बाउंड है भाई, बंद है। तो बंद तो या तो इलिप्स होता है, ये क्या है, जो आकृति मैंने आपके सामने बना रखी है, इलिप्स बना रखी है ना, या फिर ये क्या है, सर्किल है। क्लियर है, तो जो बाउंड ऑर्बिट का एग्जाम्पल है, बाउंड ऑर्बिट की शेप है वो कैसी हो सकती है, या तो इलिप्स से वर्ड बनेगा इलिप्टिकल, है ना, दीर्घवृत्त से बनता है दीर्घवृत्ताकार, और ऐसी सर्किल से बनेगा वर्ड सर्कुलर। ठीक है, यानी कि वृत्त से बनेगा वृत्ताकार। ठीक है जी, तो यानी जो बाउंड ऑर्बिट है उसकी शेप इलिप्टिकल या सर्कुलर हो सकती है। ठीक है, यानी इलिप्स की शेप का हो सकता है बाउंड ऑर्बिट, या सर्किल की शेप का हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है जो ऑर्बिट है ना, मे बी हो सकता है, संभावना है ना, कि या तो सर्कुलर हो सकता है या इलिप्टिकल हो सकता है। क्लियर है, और किस में, शेप में, आकृति में। आकृति इन बाउंड ऑर्बिट्स की कैसी हो सकती है, या तो इलिप्टिकल या सर्कुलर, है ना। और देखो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है एक विशेषता, तो इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट मैंने नीचे बनाया ना, इसमें क्या है, जो बॉडी है ना, रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, निश्चित दूरी पर रहती है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहती है, किससे, फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देखो ये सेंटर है ना, और ये बॉडी है। तो आप खुद देखो चारों तरफ कहीं भी हो, इसकी परिधि पर, सरकमफेरेंस पर, सेंटर से उस बॉडी की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यही बात लिखी है कि सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसमें जो बॉडी, ऑर्बिटिंग बॉडी की डिस्टेंस है सेंटर से, वो हर जगह कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये लिखा है इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। जो बॉडी है रिमेन्स, रहती है एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, निश्चित दूरी पर, फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से। क्लियर है, जबकि इलिप्स में ऐसा नहीं है। इलिप्स में आपको पता होगा दो फोकस होती है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फोकस यानी नाभि, और उसे ही आप सेंटर कहते हो। ठीक है, जैसे कि केपलर के लॉ तो आपने पढ़ लिए, है ना। तो केपलर भी तो कहते थे कि सन दोनों में से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है, और ये जो बॉडी है ऑर्बिटिंग बॉडी, मान लो कोई प्लैनेट है, ठीक है, ग्रह है, और ये क्या है, सूर्य, सन। तो आप खुद देखेंगे कहीं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे हो बॉडी तो बहुत ज़्यादा है, और धीरे धीरे जैसे इधर इस साइड आती जा रही है ये ऑर्बिटिंग बॉडी, तो देखो यहाँ पर देखो कितनी कम है। ठीक है, फिर बढ़ती जाएगी दूरी, और बढ़ते बढ़ते फिर देखो यहाँ पे भी कम है काफ़ी, और फिर ये क्या हो रहा है, फिर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है
ऑर्बिटिंग बॉडी की सेंटर से जो डिस्टेंस है ना इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो बढ़ती है घटती है, यानी कि चेंज होती रहती है, वैरी होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन वैरी होने की भी लिमिट है कि इतने से कम नहीं हो सकती और इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप खुद देखो, जितनी ये डिस्टेंस है इससे ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगी, और जितनी ये डिस्टेंस है इससे कम नहीं होगी। तो इसका मतलब है एक निश्चित, है ना, एक निश्चित दूरी से ज़्यादा नहीं होगी, एक फाइनाइट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगी, और एक फाइनाइट डिस्टेंस से कम भी नहीं होगी। क्लियर है? तो यही बात आप कह सकते हो कि वैरी करती है ना, वैरी करती है, लेकिन एक फिक्स्ड रेंज में, रेंज है कि भाई इतने से इतने तक। क्लियर है? मिनिमम रेंज इतनी और मैक्सिमम इतनी, ठीक है। वो जितनी भी हो, अलग अलग उसका मान हो सकता है, मान यानी वैल्यू, ठीक है। देखो ये लिखा, वाइल इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है ना वो वैरीज, बदलती है विद इन ए स्पेसिफिक रेंज, है ना, एक विशिष्ट परिसर में बदलती है। रेंज यानी परिसर कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, ठीक है। क्लियर है? देखो डिस्टेंस तो बदलती है एक स्पेसिफिक रेंज में, लेकिन जो शेप है ऑर्बिट की वो सेम रहती है। जैसे इलिप्टिकल यदि ऑर्बिट है तो रेंज कुछ है डिस्टेंस के चेंज होने की, कि इतनी रेंज से लेकर, है ना, सबसे कम, फिर बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, फिर घट जाएगी, इस तरीके से बढ़ती घटती रहती है, ये चेंज होती रहती है, वैरी होती रहती है। लेकिन जो इसकी शेप है वो इलिप्टिकल ही रहेगी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि डिस्टेंस यहाँ है तो फिर यहाँ तक आ गया, है ना, तो फिर ये शेप ऐसे बन के ऐसे 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 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसकी जो शेप है, आकृति जो है वो दीर्घवृत्ताकारी रहेगी, इलिप्स ही रहेगी। यानी कि दीर्घवृत्त का तो मैंने एग्जाम्पल दिया इलिप्स का, कुछ और भी हो चाहे, है ना, तो कुल मिला के जो शेप है वही रहेगी, बस क्या है डिस्टेंस वैरी होएगी, है ना, एक स्पेसिफिक रेंज के भीतर। क्लियर है? और देखो एक बात और आप देख सकते हो, ये आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ी है, जब सेंट्रल फोर्स के बारे में आप पढ़ रहे थे, प्लैनेट, सैटेलाइट, तो आपको मैंने बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। बाइंडिंग एनर्जी वही तो है जो बांधे रखती है किसी सैटेलाइट को। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, उपग्रह की, किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा आपने पढ़ी थी। तो तब आपने देखा था, क्या देखा था, कि यदि बाहर से जितनी एनर्जी देते हैं, है ना, भाई किसी प्लैनेट की या सैटेलाइट की कोई एनर्जी है और उतनी ही एनर्जी बाहर से दे दो, है ना। सैटेलाइट की एनर्जी माइनस की थी, टोटल एनर्जी माइनस की होती है, याद रखो, फर्स्ट टाइम में पढ़ा आपने। और बाहर से उतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दो तो टोटल एनर्जी क्या हो जाती थी, है ना, 0। और ये उपग्रह जो था, सैटेलाइट था, वो पलायन कर जाता था, यानी कि एस्केप कर जाता था। क्लियर है? तो एस्केप वर्ड मैं बताना चाह रहा था, बस पलायन करना। पलायन करना क्या होता है? अपनी कक्षा को, अपने ऑर्बिट को छोड़कर चले जाना, है ना, इसे एस्केप करना कहते हैं, पलायन करना कहते हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी है। अब खुद बताओ, ये बाउंड ऑर्बिट है, तो बाउंड ऑर्बिट की शर्त क्या है कि टोटल एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है निगेटिव यदि एनर्जी है तो ऑर्बिट कैसा होगा? बाउंड होगा। लेकिन यदि एनर्जी पॉजिटिव हो जाए या 0 हो जाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? एस्केप कर जाएगा जो बॉडी है। तो 0 या पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या है? एस्केप कर जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तभी तो ऑर्बिट बाउंड ऑर्बिट कहला रहा है, यानी बंद है ऑर्बिट। तो बंद है तो उसमें जो ऑर्बिटिंग बॉडी है वो भी क्या है? बंद ही हुई है। क्लियर है? लेकिन यदि एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए या 0 हो जाए तो वो एस्केप कर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है, देखो, टोटल एनर्जी 0 हो जाए तो भी एस्केप कर जाएगा। इसका मतलब जितनी नेगेटिव एनर्जी है ना, मान लो माइनस का ई है तो बाहर से आप प्लस ई दे दो, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, एस्केप कर जाएगा जो भी बॉडी होगी, है ना। या फिर ई से ज़्यादा दे दो, मतलब माइनस ई से ज़्यादा दे दो, ठीक है। क्लियर है? जैसे मान लो इसकी एनर्जी है, मान लो 500 उदाहरण के लिए, तो आप 600 दे दो प्लस की, तो टोटल प्लस की 100 आएगी, है ना। इसका मतलब है पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव होगी तो भी एस्केप करेगा, 0 होगी तो भी एस्केप करेगा। क्लियर है? तो एस्केप कर जाएगा, है ना। इसका मतलब है फिर ऑर्बिट बाउंड भी नहीं रहेगा, फिर वो ऑर्बिट अनबाउंड हो जाएगा। वो अगले केस में भी पढ़ेंगे अनबाउंड में। तो समझ गए ना। तो इसका मतलब है यदि कुछ एनर्जी इज सप्लाइड, दे दी जाती है टू द ऑर्बिटिंग बॉडी, उस ऑर्बिटिंग बॉडी को, जो कक्षीय पिंड है ना, जो कक्षा में घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? पॉजिटिव हो जाएगी या 0 हो जाएगी, 0 भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो बॉडी क्या हो जाएगी, देन बॉडी विल एस्केप फ्रॉम दिस बाउंड ऑर्बिट। इस बाउंड ऑर्बिट से, इस बंद कक्षा से जो बॉडी है वो एस्केप कर जाएगी, है ना, क्लियर है, छोड़कर चली जाएगी, है ना, ठीक है। चलो, तो एस्केप करना मतलब पलायन कर जाएगी, है ना, क्लियर है, आई बात समझ में। ये एग्जाम्पल बाउंड ऑर्बिट का क्या है, तो एग्जाम्पल है बाउंड ऑर्बिट का सभी प्लैनेट्स, है ना, ऑल द प्लैनेट्स। तो जैसे कि केपलर का जो नियम है आप पढ़ चुके हैं, मान लो ये प्लैनेट है, सन है, तो जितने भी प्लैनेट हैं अर्थ सहित सभी प्लैनेट सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं, आप जानते हैं, है ना, ठीक है जी, पहला ही नियम है ये। तो सभी प्लैनेट्स जो हैं इलिप्टिकल पाथ यानी एलिप्स में मोशन करते हैं, और एलिप्स क्या है, बाउंड है, वो तो बंद है ना, खुला थोड़ी ना है कहीं से, बाउंड ऑर्बिट है वो, क्लियर है। तो इसलिए जो सभी प्लैनेट्स हैं रिवॉल्यूशन करते हैं अराउंड द सन, सन के चारों ओर, इन बाउंड ऑर्बिट, और बाउंड ऑर्बिट है ना, बाउंड ऑर्बिट में, और वो कैसी शेप है, केपलर ने बताई कि वो इलिप्टिकल शेप है, लेकिन शेप है इलिप्टिकल, तो ऑर्बिट कैसा है, बाउंड, बंद है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये था आपका बाउंड ऑर्बिट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे अनबाउंड ऑर्बिट की, ठीक है जी। इसके बाद आप देख सकते हैं अनबाउंड ऑर्बिट क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, देखो उसी का अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो यदि आपने बाउंड ऑर्बिट को अच्छे समझ लिया तो अनबाउंड बहुत आसान है, और मैंने उसी क्रम में चीज़ों को लिखने का प्रयास किया है, जैसे, है ना, जो बात वहाँ पे बाउंड में पहले की थी वो पहले की, जो बात यहाँ पे वहाँ पे दूसरी बार की, तीसरी बार की, ऐसे ही उसी क्रम में मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। देखें भाई, ऐसा ऑर्बिट समझा चुका हूँ मैं, जिस ऑर्बिट में एनर्जी जो है ऑर्बिटिंग बॉडी की वो निगेटिव होती थी, वो तो बाउंड ऑर्बिट था, और जहाँ पर जीरो हो या पॉजिटिव हो तो वो क्या कहलाएगा, अनबाउंड ऑर्बिट। कितना आसान है, उसी का अपोजिट है ना। और मैंने बताया था कि वो ऑर्बिट शेप में इलिप्टिकल या सर्कुलर होते हैं, क्योंकि बंद है ना, इलिप्स और सर्किल में तो बंद होते हैं, लेकिन ये ओपन है, मतलब अनबाउंड है, ठीक है, बंद नहीं है। तो ये पैराबोलिक या हाइपरबोलिक हो सकते हैं शेप में, यानी आकृति में। तो पैराबोला आपको पता है इस तरीके से होता है ना, हाइपरबोला इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये देखो बाउंड कहाँ है, ये तो खुला है ना। ऐसे ये हाइपरबोला पैराबोला दोनों ही, ठीक है, ऑर्बिट जो हैं शेप में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो अनबाउंड ऑर्बिट है वो पैराबोलिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और हाइपरबोलिक भी हो सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये बात मैंने वहाँ पे भी बताई थी आपको कि जो बाउंड ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल या सर्कुलर हो सकता है, ठीक उसी के सिमिलर फिर ये बात बताई है यहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ तीसरी बात क्या थी, डिस्टेंस को लेके बात थी। यहाँ पे देखो डिस्टेंस को लेके मैंने वहाँ बताया था, कंपेरेटिव स्टडी करोगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। डिस्टेंस को लेके वहाँ बताया था कि डिस्टेंस सर्कुलर में तो सेम रहती है, और इलिप्टिकल में एक स्पेसिफिक रेंज के भीतर चेंज होती रहती है, लेकिन जो शेप है ऑर्बिट की वो सेम रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या मामला है, यहाँ पे देखो ऐसे है भाई, यहाँ से चला मान लो ऑर्बिटिंग बॉडी जो है, और यहाँ से देखो मान लो सेंटर यहाँ है, ठीक है, ठीक है, देखो ऐसे होके ऐसे चला गया दूर। तो जब इधर जा रहा है दूर तो बढ़ती जा रही है ना डिस्टेंस, लेकिन जब इधर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेंटर के पास आ रहा है, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब है घटती भी है डिस्टेंस जब इधर आता है तो, और जब जाता है तो दूर बढ़ती भी है डिस्टेंस। इसका मतलब या तो डिस्टेंस जो है ऑर्बिटिंग बॉडी की सेंटर से वो घटती भी है और बढ़ती भी है, ठीक है, समझ में आए। ऐसे ये यहाँ पे हो जाएगी बात। तो लिखा है इन अनबाउंड ऑर्बिट, अनबाउंड ऑर्बिट में जो डिस्टेंस है बॉडी की, है ना, बिटवीन, बल्कि उन दोनों के बीच की, किस किस के, सेंटर और ऑर्बिटिंग बॉडी के बीच की, क्लियर है। वो मैंने लिखा है आइदर इंक्रीजेज, या तो बढ़ती है, बढ़ने वाला एग्जाम्पल मैंने बताया ये वाला है ना, जब दूर जा रहा है, या घटती है, और जब पास आ रहा है तो घटती है, ठीक है, क्लियर है। वहाँ डिस्टेंस की बात थी फिर, और उसके बाद फिर एस्केप करने की बात थी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, अनबाउंड ऑर्बिट में जो ऑर्बिटिंग बॉडी है वो तो वहाँ तो देखो एस्केप करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही थी कुछ, है ना। यहाँ तो एस्केप हो ही जाएगा खुद ही, क्योंकि एनर्जी खुद ही कैसी है, जीरो या पॉजिटिव है, तो थोड़ी सी मोशन करेगा, ऐसे आएगा और फिर चला जाएगा। तो ऑर्बिटिंग बॉडी विल एस्केप
फ्रॉम सोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। सोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये सन है, तो सन तो इसे अपनी तरफ खींचेगा ना, ग्रेविटी लगाएगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, तो इसलिए सन को ही आप यहाँ पर सोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो सोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी जो आकर्षण का केंद्र है, आकर्षण का जो स्रोत है गुरुत्वाकर्षण का, वो है ना इसे बांध नहीं पाता है ना, और ये उसे छोड़ करके एस्केप कर जाता है, यानी पलायन कर जाता है, ठीक है। तो ऑर्बिटिंग बॉडी यहाँ पर पलायन करनी ही करनी है, क्योंकि उसकी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जो उसकी एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी, वो जीरो है या पॉजिटिव है, क्लियर है। और एग्जाम्पल उसका दिया फिर, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देंगे, तो उसी क्रम में चीज़ें रखी हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो देखो लिखा है एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड को हिंदी में बताओ क्या कहते हैं। और कॉमेट्स, देखो मैं बता दूं आपको, हिंदी वाले हो तो कुछ क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। कॉमेट्स को क्या कहते हैं, धूमकेतु। अब देखो यहाँ से भी सिद्ध होता है देखो ये बात मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ अभी एक बात, कि ना तो हिंदी का और इंग्लिश का फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई लोग हिंदी वाले है ना इंग्लिश में पढ़ने से परेशान रहते होंगे, तो देखो लैंग्वेज का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बात समझ में तभी आएगी जब समझाई जाएगी, है ना। अब जिसे नहीं पता भाई एस्ट्रॉयड क्या है ना, एस्ट्रॉयड कहने से कुछ समझ नहीं आया, तो क्षुद्र ग्रह कहने से क्या समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो इसलिए जब समझाई जाएगी, क्षुद्र ग्रह को समझाओगे तो ये भी समझ में आएगा, एस्ट्रॉयड को समझाओगे तो ये भी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये कॉमेट्स धूमकेतु, देखो मैं बता दूँ, एस्ट्रॉयड है ना क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, यानी ये क्या है, ग्रह से छोटे रहते हैं, ठीक है, आकृति में, ग्रह आकार में बल्कि कहना चाहिए, बल्कि आकार यानी साइज, ग्रह से छोटे रहते हैं और इस सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, क्लियर है। लेकिन ये इनका कोई एक तरीके से ऑर्बिट नहीं होता, इस तरीके से बाउंड ऑर्बिट नहीं होता जैसे ग्रहों का होता है, यानी प्लैनेट्स का होता है। ये छोड़ के चले जाते हैं, है ना, ऐसे ही एक चक्कर मारा और फिर निकल गए, है ना, कहीं और ऐसे ही इधर से आए और इधर को चले गए ऐसे। तो इस तरीके से है ना, क्षुद्र ग्रह इन्हें आप कहते हो एस्ट्रॉयड, है ना, यानी कि ग्रहों से छोटे हैं, ठीक है। और धूमकेतु क्या है, या ये कॉमेट्स क्या है, तो इसे पुच्छल तारा कहते हैं। ये क्या है, धुएं से मिलके बनता है, डस्ट से मिलके बनता है ना, इस तरीके का ये है, ठीक है, धूमकेतु या पुच्छल तारा या कॉमेट्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ये क्या रहता है, ये भी इस तरीके का ही है, यहाँ से गुजरा और अट्रैक्ट हुआ सन से, फिर है ना अट्रैक्शन फोर्स उसे इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि वो इसे खींच पाए, है ना, या बाउंड करके रख सके, क्लियर है। तो ऐसा आया और निकल गया, ठीक। तो ये दोनों फिर किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एस्ट्रॉयड और क्या नाम है दूसरे का, कॉमेट्स। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। विच इज पुल्ड टुवर्ड्स द सन, ये सन की तरफ खींचे जाते हैं, तभी तो आए थे पास, क्योंकि सन ने खींचे हैं अपनी तरफ, है ना। यहाँ आर कर लो, है ना, विच आर पुल्ड, है ना, जो खींचे जाते हैं, पुल्ड मैंने खींचे जाते हैं टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ, लेकिन अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है ग्रेविटेशनल कि वो बाउंड ऑर्बिट में बंधे रहे, है ना। बट एस्केप्स, लेकिन वो एस्केप कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं अट्रैक्शन होने के बावजूद भी, बैक इनटू द स्पेस, है ना, वो दोबारा कहाँ चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, क्लियर है। यानी ऐसे आए, अट्रैक्शन किया सन ने तभी तो आए, और फिर है ना बैक दोबारा चले जाते हैं, दोबारा है ना वापस स्पेस में चले जाते हैं। स्पेस तो बहुत बड़ा है, सारा स्पेस ही है ना, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब है कि इसके द्वारा जो ऑर्बिट बना वो ओपन नहीं कहना चाहिए, ओपन ऑर्बिट आगे आएगा, मतलब वो कैसा है, बाउंड नहीं है, अनबाउंड है, क्लियर है। ओपन भी है, ओपन कहना भी सही है, लेकिन अभी ओपन नहीं पढ़ा रहा ना, तो इसलिए अनबाउंड कहो। तो इसलिए कैसा है, इसके द्वारा जो बना हुआ ऑर्बिट है, शेप में हालांकि कैसा है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक हो सकता है, लेकिन वो मेन जो वर्ड है वो क्या है, अनबाउंड। तो कैसा है, अनबाउंड, क्लियर है। तो इस तरीके से बाउंड एंड अनबाउंड ऑर्बिट काफ़ी है ना मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आप बताना आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है जी। प्रतिक्रिया अवश्य दिया कीजिए ताकि पता चलता रहे कि है ना किस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है जी। तो ये लेक्चर इतना ही रखते हैं, अगले 1-2 टॉपिक है ना रह रहे हैं वो करके, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।